नमस्कार, राष्ट्रवाद एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 गॉस की प्रमेय और उसके कुछ अनुप्रयोग हमने खत्म कर लिया। आज अगला टॉपिक है रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक, इसके बाद सिर्फ दो ही व्यंजक और बाकी रह गए हैं। दो व्यंजक और पढ़ेंगे फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। फिलहाल देखिए टॉपिक क्या है, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। समझ में आया? पिछली बार हमने कौन सा लिया था, बेलन मतलब गोला वाला लिए थे ना, अनंत समतल चादर। उसकी मदद से क्या किए थे, बेलन की रचना की। गोला वाला भी हो चुका है। अब बचा क्या, रेखीय चादर में हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया था क्योंकि चादर का क्षेत्रफल चाहिए था। अब इसमें रेखीय आवेश घनत्व आएगा क्यों, क्योंकि हमने एक रेखीय आवेश लिया। समझ में आया? चादर में पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया क्योंकि चादर का क्षेत्रफल चाहिए था। इसमें एक रेखीय आवेश ले लिए तो अब कौन सा आवेश घनत्व आ जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। किससे दर्शाते हो, समझ में आया? सबसे पहले थ्योरी माना एल लंबाई का एक आवेशित चालक तार, यहां से सीधा इसी लंबाई लाइन को छापते। माना एल लंबाई का रेखीय आवेश है या तो माना एल लंबाई का एक सीधा आवेशित तार है। थ्योरी समझ में आया? माना एल लंबाई का क्या है, एक सीधा आवेशित तार। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है, बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी जाती है। समझ में आया? क्लियर थ्योरी यहां तक? उसके बाद बिंदु O को रेखीय आवेश L को अक्ष मानेंगे और क्या कर देंगे, बेलन की रचना। समझ में आया? L को हमने अक्ष मान दिया और इसी अक्ष के सापेक्ष क्या कर दिया, बेलन की रचना। ये हो गया L लंबाई का, इसी को अक्ष मान दिया। अक्ष मानकर क्या कर दिए, बेलन बन गया से क्षेत्र। समझ में आया तुमको थ्योरी? रटना मत। क्या क्या लिखोगे, माना एल लंबाई का एक सीधा आवेशित तार है। ठीक, वो तो क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हैं। एल लंबाई का सीधा आवेशित तार है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है, बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। समझ में आया? उसके बाद को अक्ष मानकर R त्रिज्या का क्या कीजिए, बेलन खींचे। समझ में आया? क्लियर हुआ? एल को क्या किए, R त्रिज्या का एक बेलन खींचे। इस बेलन की लंबाई क्या दिया है, L। समझ में? या तो ऐसे लिख सकते हैं, एल को अक्ष मानकर R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलन खींचे। समझ में आया? इसमें त्रिज्या तो चाहिए ही रहेगा ना, कोई भी बेलन है उसमें त्रिज्या तो रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसमें रेखीय तथा प्रति एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। समझ गया? पिछली बार क्या लिखे थे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इस बार रेखीय आवेश घनत्व। समझ में आया? अब व्यंजक देखो, जो ये बेलन है अब इसको तीन पृष्ठों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे कैसे, S1 और S वृत्तीय पृष्ठ है, कल बता दिया था बेलन में। जैसे ये एक बेलन की आकार में है, तो ये ऊपर वाला जो गोल वाला हिस्सा है ये वृत्त के आकार में है, नीचे वाला हिस्सा भी वृत्त के आकार में है, तो दोनों वृत्तीय पृष्ठ हो गया। और बीच वाला उसका वक्रीय पृष्ठ है। तो कितना वृत्तीय पृष्ठ रहता है, दो, इसलिए दो का गुणा भी करते हैं पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। S1 और S2 क्या है, दो वृत्तीय पृष्ठ, और S3 क्या है, वक्रीय पृष्ठ। समझ में आया? बेलन को कितने भाग से तोड़े, तीन। S1 और S2 क्या है, वृत्तीय पृष्ठ, S3 क्या है, वक्रीय पृष्ठ। अब मुझे बताओ S1 और S3 विद्युत क्षेत्र की, ये विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र, और ये हमारा S2 और ये S2, ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत है कि समांतर है, ये तो समांतर है।
ये इस दिशा में जा रहा है और इस में विद्युत क्षेत्र है, तो दोनों कैसे है समांतर। ये विद्युत क्षेत्र की क्या है समांतर, कौन S1 और S, साफ साफ दिख रहा है ना, समांतर है। समांतर लाइन किसको बोलते हैं, ये लाइन तो है दोनों एक दूसरे के समांतर। S1 और S2 विद्युत क्षेत्र की क्या है समांतर, मतलब S1 और S2 से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है कितना निकलना चाहिए बताओ, 0। क्यों, क्योंकि वो क्या है विद्युत क्षेत्र के समांतर है। विद्युत क्षेत्र के समांतर है मतलब विद्युत फ्लक्स 0। विद्युत फ्लक्स निकलता कब है, जब वो क्षेत्र क्या रहे विद्युत क्षेत्र के लंबवत, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वस्तुओं की संख्या है ना विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स के लिए लंबवत गुजरना चाहिए और ये कैसे गुजर रहा है समांतर, तो यहाँ विद्युत फ्लक्स निकलेगा क्या नहीं। लेकिन S3 लंबवत है कि समांतर, ये तो लंबवत है, तो सीधा काट रहे होगा, पूरा पृष्ठ है ना तो इसके लंबवत हुआ, तो लंबवत है तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट लगे। सबसे पहले अच्छा देखो हमने R त्रिज्या का और L लंबाई का क्या खींचा है बेलन, बेलन खींचा तो ये पूरी तरह से बंद हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कौन से पृष्ठ की तरह काम करेगा, गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ को 3 भागों में क्या कर सकते हैं वियोजित करने पर, समझ में आया, 3 भाग में वियोजित करने पर क्या वियोजित किया जा सकता है, पहला S1, दूसरा तीसरा होगा। अब बताओ S1 क्या है समतल वृत्तीय पृष्ठ, S2 ये भी वृत्तीय पृष्ठ है, S3 वक्रीय पृष्ठ, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब चूंकि देखो ध्यान से जो S1 व S2 है, S1 और S2 क्या है विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के कैसे है समांतर है, इसीलिए S1 व S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या निकलेगा फाई ई बराबर, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब देखो S1 और S2 तो विद्युत क्षेत्र के समांतर, ये S1 और ये समांतर है तो विद्युत फ्लक्स 0, लेकिन जो S3 है ये कैसे है लंबवत, समझ में आया, ये क्या है S1 और ये क्या है S2 और ये क्या है विद्युत क्षेत्र, तो तीनों दूसरे के कैसे समांतर, तो S1 E के समांतर, S2 भी E के समांतर, मतलब विद्युत क्षेत्र यहाँ पर 0 हो गया। अब इसी में मैं ये बना दिया, अब ये समांतर है ये लंबवत, समझ में लंबवत है मतलब वहां पर विद्युत फ्लक्स निकलेगा। क्या लिखेंगे आप तथा S3 कैसे है विद्युत क्षेत्र के लंबवत, लंबवत है, इसीलिए S3 से गुजरने वाला विद्युत, समझ रहे हो क्या फाइल लिख के गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्लियर। तो फाइल की क्या आएगा ई वेक्टर इनटू समझ में आया, क्या लगेगा ई वेक्टर इनटू वेक्टर। अब अगर मैं यहाँ सीधा संपूर्ण लगा चुका हूँ, क्योंकि अल्प के लिए निकालेंगे फिर संपूर्ण के लिए निकालेंगे टाइम बच जाएगा, उससे अच्छा यहीं से समाकलन कर दो, डी फाई का समाकलन, डी फाई का समाकलन फाई नहीं आएगा, देखो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं और संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ता है समाकलन, तो डी फाई का समाकलन हो जाएगा फाई,
समझ में आया? S3 से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मतलब d फाई बनता है E वेक्टर इनटू A लगाते हैं। अब संपूर्ण से गुजरने वाला समाकलन करते हैं, तो आखिर d फाई का समाकलन क्या बनेगा? ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, तो मैंने यहीं से डायरेक्ट कर दिया सब, और यहाँ लगा देते हैं हम समाकलन। समझ में आया? फाई का कुछ नहीं कर सकते, तो फाई यहां से ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर का फॉर्मूला ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना ई डी ए कॉस, तो ई इंटू क्या बचा डी, कॉस जीरो का मान कितना बचा है? कॉस जीरो का मान 1, कॉस जीरो का मान 1। समझ में आया? तो ई बाहर और अंदर क्या बचा? डी। अब डी ए का समाकलन ए होगा, डी ए का समाकलन ए मतलब क्षेत्रफल, और ये बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा चलो कन्वर्ट पाई ई हो गया, ई का ई डी ए की जगह 2 पाई आर एल आएगा यहाँ तक। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ तक समझ में है। अब देखो गॉस का प्रमेय पढ़ रखी, गॉस के प्रमेय से पाई ई बराबर क्यू अपॉन, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड की बराबर, सीधा ई इंटू 2 पाई आर एल, क्या बचा? क्यू अपॉन होगा, यहाँ कर देखो। अभी शुरुआत में बताया था रेखीय आवेश घनत्व में, तो रेखीय आवेश घनत्व किसे दर्शाते हैं? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश पढ़े। तो चूंकि लैम्डा बराबर क्यू डिवाइडेड बाय एल होगा, अब यहाँ से हमें किसका मान चाहिए? क्यू का, तो यहाँ क्या निकालेंगे? क्यू क्या निकलेगा? लैम्डा इंटू एल। चित्र में डालें, हमारे पास क्या है? ई इंटू 2 पाई आर बराबर क्यू की जगह लैम्डा इंटू एल और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन होगा, कटेगा कटेगा। देखो इधर एल इंटू में इधर आएगा तो डिवाइडेड बाय एल से खत्म, तो क्या बचा? अपने को किसका मान चाहिए? ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर 2 पाई आर है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइड हो गया है एप्सिलॉन, ऊपर में क्या है? समझ में आया? ये निकल गया हमारा व्यंजक। लेकिन जब न्यूमेरिकल सवाल आएगा तो वहां पर तो हमें वैल्यू चाहिए। अब 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है? नहीं। किसका मान जानते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका मान पता है ना, क्या होता है? ये है ना, तो यहाँ से बदल सकते हैं। कैसे? देखो ये हो गया मेरा ई, कैसे? नीचे में कितना बनाना है? 4 पाई, और दिया कितना है? 2 पाई, तो 4 कैसे बनेगा? 2 से 2 का गुणा, तो 2 का गुणा ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी 2 बटे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 एकम 2 ही है, तो 1/, अगर मैं 2 का गुणा कर दूं क्या बन जाएगा? 4 पाई बन गया। हाँ, और ऊपर में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आएगा। देखो 2 से अगर 4 को काटोगे अभी भी 2 ही है, और ऊपर भी 2। अब इसका मान पता है क्या?
तो ई बराबर 9 इंटू 10 की पावर 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय, समझ में आया? ये निकल गया, देखिए अब इस क्लियर हुआ? अच्छा है। देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, देखिए अभी इस घनत्व मतलब एल लंबाई का एक तार लिया, एल लंबाई का क्या लिया था, एक तार, उसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या माने थे, एक बिंदु पी, जिस पर क्या निकाला था। अब हमने क्या किया, इस एल वो बिंदु माने बीच में, आर दूरी पर ले लिए बिंदु पी और आर दूरी पर क्या लिए बिंदु पी। अब एल को क्या किया, अक्ष माना और आर त्रिज्या माना, एल को अक्ष मानकर आर त्रिज्या और एल लंबाई का क्या बनाया है, क्या बनाया है, जो किसको स्पर्श करते जाएगा, बिंदु पी को स्पर्श करेगा, ये हो गया एल लंबाई का बेलन। समझ में आया? बन गया, ठीक। तो ये कितने भाग में विभाजित कर सकते हैं, अच्छा ये पूरी तरह से क्लोज हो गया, बंद हो गया, तो कौन से पृष्ठ की तरह काम करेगा, गॉसिप पृष्ठ की तरह काम करेगा। S1 S2 S3, S1 क्या है, वृत्तीय पृष्ठ, S2 भी वृत्तीय पृष्ठ, लेकिन S3 कैसे है, अब देखो S1 और S2 कैसे है, S1 और S2 विद्युत क्षेत्र के समांतर है, इसीलिए यहां से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0, लेकिन S3 लंबवत सीधा लंबवत जा रहा है, इसलिए वहां से ई वेक्टर इनटू डी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे, हल बने। तो फाई ई हो गया, ई डी है, यहाँ तक तो हर बात नहीं हो गया, हर व्यंजक ठीक। तो ई और ये समाकलन के अंदर गया, ये के साथ समाकलन, ये का समाकलन की ये मतलब 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र, वक्र पृष्ठ क्षेत्र, समझ में आया? तो ई बार पाई बराबर ई इंटू पाई आर, लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर होगा। अब ये जानते हैं लैम्डा बराबर क्यू अपॉन होता है एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, तो यहाँ से क्यू का मान निकाल दो, लैम्डा इंटू, क्योंकि क्यू चाहिए था। अब देखो एल से एल कटा तो ये आ गया, ऊपर नीचे दो का गुणा करें तो फाइनल, समझ में आया?